नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में फरीदाबाद और मेरे साथ हैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता। डॉक्टर पुनीत गुप्ता ऑन्कोलॉजी में सीनियर हैं और पिछले 30 साल का सर को एक्सपीरियंस है और सर चेयरमैन हैं ऑन्कोलॉजी सर्विसेज के एशियन कैंसर सेंटर में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कैंसर का नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा जब अगर आप बात करें तो लोग शायद यही समझते हैं कि ये डेथ सेंटेंस है। पर क्या आपको इतने साल हो गए सर इस बीमारी के मरीजों को इलाज करते हुए, क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान रख के कैंसर की इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है? देखिए, मैं ये आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि कैंसर से डरे नहीं बल्कि कैंसर से लड़ें। एंड देयर इज़ अ राइट वे टू फाइट विद कैंसर एंड देयर इज़ अ रॉन्ग वे टू फाइट विद कैंसर। सिमिलरली जैसे होता है, मान लीजिए एक टेररिस्ट आ गया हुआ है तो उसको या तो आप जूते चप्पलों से मार रहे हैं या उसको आप शूट एट साइट ऑर्डर से मार रहे हैं, तो वो स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही कैंसर में है कि व्हेन कैंसर इज अनाउंस्ड, पहले तो आप जैसे हम कहते हैं बी सेफ टू टेररिज्म, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी आपको इट इज़ लाइक व्हाट दे कॉल कटिंग द लॉन एवरी डे। तो यू हैव टू रेगुलरली कट द ग्रास ऑफ द लॉन, अदरवाइज वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो आपके घर के अंदर घुस जाएंगे, झाड़ और बेल और घास फूस आपके घर के अंदर आ जाएगा। तो उसको आपको ट्रिमिंग डे टू डे या हफ्ते बेसिस पे या मंथली बेसिस पे करनी पड़ेगी। वैसे ही हमारा प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल है जिसमें आपको कैंसर से बचने के लिए डेली, हफ्ते में या महीने में एक बार या साल में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जैसे हम बोलते हैं डेली प्रॉपर खाना खाइएगा, जैसे हफ्ते में 5 बार एक्सरसाइज कीजिएगा, जैसे महीने में एक बार जरूर फास्टिंग कीजिएगा, जैसे साल में एक बार आप कम से कम या 2-3 साल में एक बार जरूर हेल्थ चेकअप कराइएगा। तो एक आपको अपना एक स्ट्रेटेजिक राइट वे ऑफ प्रिवेंटिंग कैंसर है। देन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट राइट वे ऑफ व्हाट वी कॉल इज द ट्रीटिंग कैंसर है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सर, जैसे आपने बताया कि प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है और आपने प्रिवेंशन के लिए जो चीज़ें बताई, अब अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट की बात भी, अगर जैसे अनाउंस हो गया कि किसी को है कैंसर, तो उसके लिए सर किस तरह से उनको, मतलब आई एम श्योर साइकोलॉजिकली भी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। देखिए, हम आपको बताएं, इसको एज ए चेयरमैन ऑन्कोलॉजी सर्विसेज मैंने वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम एक न्यू स्ट्रेटजी अपनाई है जिसको मैं बोलता हूँ टोटल इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर, जिसमें हम पेशेंट का फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, ऑल द 5 डिमेंशंस देखते हैं। और इसके लिए देखो, किसी भी डॉक्टर के ये बोलो मैं ये करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मेरी टीम करती है। आप ये मान के चलिए कि जब मैंने ये पेपर इवन सिंगापुर में प्रेजेंट किए, वो लोग हैरान थे कि सर ऐसा पॉसिबल भी है, ये तो बहुत कॉस्ट इंटेंसिव है, बड़ा पैसा खर्च होता है। बट इंडिया में आप हैरान हो जाएंगे कि ये टीम हमारे पास कम्स एट ए वेरी लो कॉस्ट एंड वेरी मैनेजेबल कॉस्ट। इसमें हम क्या करते हो, माई ईच एंड एवरी पेशेंट वी अंडरगो a tumor board by radiation oncologist, medical oncologist, surgical oncologist. Then each and every patient is seen daily by a physiotherapist, by a dietitian, by what you call psycho-oncologist, by a dedicated oncology nurse, and fifth is a dedicated nursing staff who is trained in IV access, that is in the chemo port and the PICC line through which we give the chemo drugs or anti-cancer drugs. So it is very very important to understand, beside me all these people see the patient and our psycho-oncologist tells the patient physical, mental, social, spiritual and economical well-being evaluation. And I have innovated a specific mental well-being technique, that what we call as a whole body imagery technique, that you imagine it is a interventional technique, what we call as a cognitive intervention, where the patient is made to imagine by the psycho-oncologist. There is a session, we give this session to each and every patient and we train them, and we do it on the daily basis in IPD patient and on SOS patient when patient come in the daycare, and we collect all the data. I have presented the data in the Hong Kong International Congress Cancer. I have presented the data in Breast Cancer Symposium, San Francisco, America. I have presented the data in Asian Oncology Meet. I have presented in 4 different national forums in India.
So now I have very mature data, and we are presented in various international forums, and now I am going to also publish the what we call a full international paper on this in coming conferences. So my point is there that integrated care as far as therapy when cancer is announced, so right way to fight is that please undergo in a setup where the comprehensive total care is available. There is a radiation oncology. In India, I may tell, I am proud to say that in India we have 3 kind of doctors for 3 different kind of treatment modalities of cancer. कैंसर एक बार किसी को हो गया तो उसके 3 इलाज होते हैं, मेडिकल, रेडिएशन और सर्जरी. हमारे मेडिकल में यहाँ डीएम होते हैं जो क्वालिफाइड कैंसर डॉक्टर्स हैं, और रेडिएशन में हमारे एमडी कैंसर रेडिएशन कैंसर डॉक्टर्स होते हैं, और सर्जरी में हमारे एमसीएच कैंसर सर्जरी डॉक्टर्स होते हैं. तो हमारे पास यहाँ तीनों काइंड के डॉक्टर्स हैं, एमसीएच सर्जरी, डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम व्हाट वी कॉल एज दी एमडी रेडिएशन थेरेपी. एंड आई एम प्राउड टू से यू दैट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, पहले बिफोर इंडिपेंडेंस कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था हमारे पास कैंसर का, लेकिन अब हमारे पास जो कैंसर के क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, डेडिकेटेड हैं, वो सिर्फ कैंसर ही देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं. और नंबर 2 दूसरी बात है कि आई एम प्राउड टू से इन इंडिया आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू स्टार्ट 3 कैंसर प्रोग्राम्स, थेरेपेटिक प्रोग्राम्स इन इंडिया. दैट इज एक कैंसर नर्सिंग में डिप्लोमा इन कैंसर नर्सिंग, देन कैंसर साइकोलॉजी में डिप्लोमा इन कैंसर साइकोलॉजी विद द हेल्प ऑफ अमेठी यूनिवर्सिटी, एंड देन DNB मेडिकल ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम. आई वॉज द फर्स्ट फैकल्टी ऑफ DNB मेडिकल ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम, दैट इज फॉर डॉक्टर्स. So there are 3 programs, one for cancer nursing, one is for psychologist, and third one is for the medical doctors. Fourth one, I am going to start one another program, a diploma. I have already fixed given the course to one university, and then we will be doing one another diploma program in oncology in India for the first time. सर आपने जो चीज़ें बताई बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. एक चीज़ आपने बोला सर ट्यूमर बोर्ड बीच में, ट्यूमर बोर्ड का कितना बड़ा रोल रहता है किसी भी मरीज के इलाज में? देखो, ट्यूमर बोर्ड मीटिंग मस्ट है, मैं तो कहता हूँ, बल्कि अभी इंडिया में शुरू नहीं हुआ है. हार्ट में भी वी शुड हैव हार्ट बोर्ड, किडनी डिजीज में वी शुड हैव ए किडनी केयर बोर्ड, और हर एक डिजीज में, ब्रेन में वी शुड हैव ब्रेन केयर बोर्ड. क्योंकि इन ब्रेन हर एक डिजीज में देर आर 3 काइंड ऑफ प्रैक्टिशनर्स. दैट्स देर इज मेडिकल पार्ट, देर इज सर्जिकल पार्ट, एंड देर इज इंटरवेंशनल स्पेशलिस्ट आर देयर. तो इसी प्रकार से जो अपने कैंसर में है वो 3 टाइप के लोग इकट्ठे बैठते हैं, कैंसर मेडिसिन, कैंसर रेडिएशन, कैंसर सर्जन, और तीनों क्वालिफिकेशंस इंडिया में अवेलेबल हैं. ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती है, उसको हम एमडी डीएम एमसीएच बोलते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में होती हैं उनको हम डीएनबी बोलते हैं. कैंसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी डीएनबी में आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू स्टार्ट फर्स्ट टाइम इन इंडिया. हमने फर्स्ट कोर्स धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल में मैंने स्टार्ट किया था. सेकंड कोर्स मैंने अपोलो में स्टार्ट किया था, अपोलो सरिता विहार में, और थर्ड कोर्स मैंने जो है वो अपना मेट्रो कैंसर हॉस्पिटल में स्टार्ट किया था, और फोर्थ कोर्स अभी हम अपना जो आई एम नाउ हेडिंग एज ए डायरेक्टर डीएनबी प्रोग्राम इन एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट, एशियन हॉस्पिटल, फरीदाबाद, हरियाणा, इंडिया. अच्छा सर, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि कैंसर आजकल किसी भी उम्र में दस्तक दे देता है, क्या वजह होती है, कैसे पनपता है, क्या रीजंस रहते हैं? देखिए, कैंसर पैदा हुए बच्चे से लेकर आपको एल्डरली में 80 साल 90 साल की उम्र तक किसी को भी हो सकता है, नंबर 1. इवन इजिप्शियन, और ये बहुत पुराना है, प्लेनेट अर्थ पे जब से आदमियों की इवोल्यूशन हुई है, तो 6000 साल पहले की, जो 5000 साल पहले की जो डेड बॉडीज़ मम्मीज़ इजिप्ट में मिली थी, उनमें भी कैंसर पाया गया. तो कैंसर का जन्म तो ह्यूमन, क्योंकि हमारी जो मशीन है, ह्यूमन मशीन है, इसमें काफ़ी जेनेटिक एरर्स होते हैं. क्योंकि हमारे जो टोटल ह्यूमन बॉडी के, जब एक पूरा आदमी बन जाता है, क्योंकि भ्रूण होता है, भ्रूण छोटा होता है, भ्रूण सिर्फ 2 सेल से बनता है, माता के एग से और पिताजी के स्पर्म से मिलकर एक सेल बनता है, उसको बोलते हैं जाइगोट. तो हम 1 सेल स्टेज से ह्यूमन जो है वो 80 ट्रिलियन सेल स्टेज में बन जाता है. अब उन 80 ट्रिलियन सेल में हर एक सेल में तकरीबन देर आर 30,000 जीन्स, और उन 30,000 जीन में तकरीबन 1,000 जीन जो होते हैं वो कैंसर को पैदा कर सकते हैं. उनमें से 100 जीन्स जो होते हैं
वो इनको हम बोलते हैं ट्यूमर सुप्रेसर जीन, और तकरीबन 900 जीन जो होते हैं वो उनको ट्यूमर जीन्स, एक्टिवेटिंग जीन्स बोलते हैं। इन दोनों की गड़बड़ी से ही जो है वो कैंसर पनप जाता है। जब ये मानते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स में गड़बड़ हो जाती है इन पर्टिकुलर जीन्स में, तो हमारी बॉडी में कैंसर पनप जाता है। और कैंसर क्या होता है, एक सेल से, जैसे एक सेल से इतना बड़ा भ्रूण और इतनी बड़ी बॉडी बन जाती है, उसी प्रकार उस एक सेल से छोटा छोटा पैदा होते हुए पहले चने जैसा, फिर अंगूर जैसा, और फिर आप कह सकते हैं कि गोभी के फूल जितना ट्यूमर पैदा हो जाता है। तो और एक हम क्रिटिकल नंबर मानते हैं कि जब 10⁻13 इज ऑल्सो नोन एज ए बैड नंबर, तो 13 नंबर तक पावर ऑफ 10 पे वो नंबर ऑफ ट्यूमर सेल पहुंच जाते हैं, तो बॉडी हमारी जो है वो काम करना बंद कर। जैसे मान लीजिए मेरी उंगली है, अगर 1/3 कैंसर है उंगली में तो हम इलाज कर सकते हैं। अगर मान लो उसका 2/3 या 90% उंगली कैंसर होगी, तो वो फिर उंगली रही कहाँ, वो कैंसर ही होगी, तो बॉडी मर जाती है उस समय, अगर हमारे बॉडी में 10⁻13 सेल्स हो जाते हैं। तो अब इसका मेन कारण क्या है, बड़े दुख की बात है कि इंडिया जैसी जगह में जैसे आज 60% कैंसर जो है वो टोबैको से होता है, तंबाकू के सेवन से होता है। सर, एक कैंसर वैक्सीन का बहुत आजकल चर्चा रहती है, तो ये कैंसर वैक्सीन से किस तरह के कैंसर से बचा जा सकता है? देखिए, कैंसर वैक्सीन सिर्फ अभी एक ही कैंसर के लिए कारगर हुई है, जैसे जिसको हम फॉर वीमेन बोलते हैं कैंसर सर्विक्स के लिए, पर उसको अभी मेल फॉरेन कंट्रीज में मेल कैंसर में भी उसको यूज़ करते हैं, उसको अभी मेल बच्चों को भी वैक्सीनेट कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले यंग गर्ल्स को हम वैक्सीनेट करना जरूरी है, जो 9 साल से लेकर 11 साल लेकर अपने 25 साल तक प्रेफरेबली हम करते हैं। लेकिन इसको जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ 45 साल तक भी इसका यूज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। पर जो पुअर कंट्रीज़ हैं उसमें हम बोलते हैं आप 11 साल से 25 साल तक भी दे दें, वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है। तो जितनी रिच कंट्रीज़ हैं वो चला एज बढ़ा देती है, वो 45 साल तक भी कहते हैं कि नहीं आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं। हम 25 साल तक रिकमेंड करते हैं। उसमें भी ये बड़ा ज़रूरी है कि अब पहले जो बाहर की वैक्सीनेशन आती थी, इंटरनेशनल वैक्सीन, वो बड़ी महंगी थी, 3000 रुपये की थी और उसकी 2 या 3 डोजेज लगती थी। अब जो हमारी इंडियन वैक्सीन आई है वो 300 रुपये की है, तो उसकी सिर्फ 2 या 3 डोजेज लगानी हो तो हमारा बड़ा इजीली 1000 रुपये में भी काम हो जाता है। जैसे ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगर अच्छा हो गया हमारा, तो सर्विक्स से के कैंसर तकरीबन आप देखेंगे 80% कैंसर से हम बच सकते हैं इस वैक्सीनेशन की वजह से। एंड प्लस जो है पैप्समियर एग्जामिनेशन हम करेंगे तो तकरीबन 95% कैंसर से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं जड़ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत समय दिया। व्यूअर्स, ये जो बातचीत है, मुझे लगता है कैंसर को लेकर इतनी समग्र बातचीत अभी तक आपने नहीं सुनी होगी, जिसमें ऑलमोस्ट सभी तरह के टॉपिक्स को डिस्कस किया गया। किस तरह से इसकी प्रिवेंशन की जा सकती है, अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। स्पेशली जो वैक्सीन की बात की सर ने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।